हैं और डीओबी क्रॉस लिमिट के ऊपर बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि एनेक्सर 1 हम डालेंगे सर या एनेक्सर 2 डालेंगे, एनेक्सर 3 डालेंगे। एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है कि सारे एनेक्सर कैसे काम करते हैं, किस पर्पस के लिए यूआईडीआई ने एनेक्सर को बनाया है। एनेक्सर के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आधार क्रॉस लिमिट कराने के लिए आपसे एसडीएम से ऑर्डर लेना है, नहीं लेना है, बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल करानी है कि नहीं करानी। आज की इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को एज ब्रैकेट का इशू आ रहा है, तो एज ब्रैकेट क्या है इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखेंगे तब आपको 1 to 1 समझ में आएगा कि हम एनेक्सर को कैसे हम अपने डीओबी क्रॉस लिमिट के लिए यूज कर पाएंगे। तो गाइस, डीओबी क्रॉस लिमिट बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि सारे लोगों का सेम सिचुएशन, सेम रीजन की वजह से डीओबी क्रॉस लिमिट हुआ है। किसी का जो है वो ऑपरेटर के साइड से मिस्टेक हुआ है, किसी का फेक डॉक्यूमेंट लगाने से वो अभी दोबारा से आप क्रॉस लिमिट नहीं करा पा रहे हैं, किसी का एज मिसमैच हो जा रहा है, माइनर है मेजर का एनेक्सर डाल दे रहे हैं। तो इस तरीके के सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा पता चल पाएगा, क्योंकि नए एसओपी को समझना जरूरी है, तभी आप डीओबी क्रॉस लिमिट जो है वो अच्छी तरीके से करा सकते हो। तो गाइज, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा एनेक्सर 1। तो यहाँ पे जब भी एप्लीकेंट जो है वो डीओबी अपडेट कराना चाहता है, अगर डीओबी अपडेट कराना चाहता है तो ये एफिडेविट चाहिए होता है, ताकि एप्लीकेंट जो है डिक्लेयर करे कि बर्थ सर्टिफिकेट जेन्युइन है। और इसमें जब भी आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपसे एनेक्सर 1 ले लिया जाता है, ताकि आप जो है अपने तरफ से पुष्टि कर दें कि आप जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन दे रहे हो। तो इस तरीके से एनेक्सर 1 अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका जो है आधार डीएक्टिवेट हो सकता है ड्यूरिंग प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस करेंगे उसी वक्त आपका जो है वेरीफाई किया जाएगा, और आप अगर डॉक्यूमेंट गलत पाया जाएगा तो डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इंश्योर कर लें कि एनेक्सर 1 जो है इसमें आप यूज कर सके। अब गाइज, यहाँ पे हम एनेक्सर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की तरह से देखते हैं, और एक्सेप्शन केस होते हैं डीओबी का, वो इसी के अंदर आते हैं। एनेक्सर 2 तब काम करता है जब आपके साइड से गलती ना हो करके ऑपरेटर के साइड से एंट्री करते वक्त गलती हो गई हो। तो इस तरीके के केस में एनेक्सर 1 जो है वो एनेक्सर 2 जो है वो काम करता है। अगर डीओबी जो है ऑपरेटर के साइड से एरर होती है, एंट्री अगर वो गलत कर देते हैं इसके वजह से, तो आप जो है एनेक्सर 2 इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो है इसमें आप मतलब कह रहे होते हो कि एनेक्सर 2 के माध्यम से कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि हमारा जो ओरिजिनल डीओबी है अभी जो आधार में दिया हुआ है वो गलत है, और जो हमारा करेक्ट डीओबी है वो हमारा ये डीओबी है, जो भी आप डीओबी वहाँ पे मेंशन कर रहे हो ये डीओबी आपका है। तो एनेक्सर 2 जो है ये सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह से काम करता है। अगर यदि आपका केस जो है ध्यान रखें कि ऑपरेटर के साइड से मिस्टेक हुआ हो, और यहाँ पे ये बात का भी ध्यान रखें कि ऑपरेटर के साइड गलती हुई तब भी यूज कर सकते हो, और कस्टमर अगर मल्टीपल टाइम चेंजेस कराना चाहता हो या उसका कराना मजबूरी और मल्टीपल टाइम्स हो चुका है तो भी इस केस में एनेक्सर 2 लगता है। तो वहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे होते हो एनेक्सर 2 के माध्यम से कि हमारे आधार में जो एग्जिस्टिंग डीओबी दिया हुआ है वो गलत है, और जो मैं डीओबी दे रहा हूँ वो डीओबी हमारा करेक्ट है। इस केस में आप एनेक्सर 2 यूज कर सकते हो। तो गाइज, अब हम यहाँ पे एनेक्सर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो एनेक्सर 3 के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एनेक्सर 3 में बहुत सारे लोगों को एज ब्रैकेट वाली प्रॉब्लम जो आ रही थी, हम इसी में इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एनेक्सर 3 को हम एफिडेविट की तरह देखते हैं, और ये तब काम करता है जब आधार आपका डीएक्टिवेट हो चुका होता है ड्यू टू फ्रॉड सस्पिशियस। यानी कि अगर आप पिछले लास्ट टाइम में आपने आधार में डीओबी कराया था, और आधार में डीओबी कराते वक्त आपने फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया, अपडेट करते वक्त आपने फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया, तो अब क्या है कि आपका जो है दोबारा से
वेरीफाई करा गया आधार कार्ड और आपका आधार कार्ड जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया ड्यू टू फ्रॉड सस्पिशियस, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट फेक डाले हुए थे। क्या है कि ये तो पहला एक केस आपने देख लिया कि इस तरीके से एनेक्जर 3 को हम इस्तेमाल करेंगे। एनेक्जर 3 में आप दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो। एक और केस निकल के आता है कि डीओबी मिसमैच। तो डीओबी मिसमैच होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो सिस्टम डिडक्ट करता है, आप अपडेट कराते हो और जो डीओबी मिसमैच करके रीजन आता है तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक फ्रॉड जो है वो ट्रीट कर देता है, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेता है कि इसने जो है फ्रॉड डॉक्यूमेंट डाला और जो है वो डीओबी मिसमैच का रीजन दे देता है आपको। एज एलिजिबिलिटी मिसमैच भी हो जाता है इसमें। तो एज एलिजिबिलिटी आप साइड में एक हमारे व्यूअर्स के कमेंट देख सकते हो। यहाँ पे इसने पूछा कि एज ब्रैकेट करके आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो एज ब्रैकेट्स का समस्या बहुत सारे लोगों के साथ भी है। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है एज ब्रैकेट को लेकर के, तो ये वो उसका समाधान एनेक्जर 3 के साथ ही आपको जाना चाहिए, तब आपका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। अब क्या है कि जो एज ब्रैकेट करके किसी को भी रीजन या रिप्लाई मिलता है ईमेल में, तो उसका मतलब आप ये समझ लो कि जब आपने डॉक्यूमेंट भेजा और आप मतलब एज ब्रैकेट में क्या होता है ना, एक तरीके का एज ग्रुप होता है, कैटेगराइज किया होता है कि एक 0 से 5, 5 से 18। अब क्या है इशू ये है एज ब्रैकेट में, जैसे मान लो आपके आधार में जो एग्जिस्टिंग डीओबी है वो माइनर है, मतलब आप उसमें जो आपका डीओबी दिख रहा है 18 से कम दिख रहा है, और आप जब जो डॉक्यूमेंट लगाए हो वो एनेक्जर जो है 18+ के लिए यानी कि एडल्ट के लिए है। इन्फोर्समेंट डिवीज़न को भेज दिया जाता है डॉक्यूमेंट, इसलिए भेजा जाता है इन्फोर्समेंट डिवीज़न को डॉक्यूमेंट, ताकि वो अच्छी तरीके से वेरीफाई कर सके ग्राउंड लेवल पे और पुष्टि कर पाए कि डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेंट के तरफ से दिया गया है वो सही है या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एज ब्रैकेट लगा दिया जाता है, क्योंकि आपके आधार में माइनर जो है वो एग्जिस्टिंग डीओबी है, आपने एडल्ट का एनेक्जर या डॉक्यूमेंट आपने लगा दिया, तो इस तरीके से मिसमैच हो सकता है। तो आप एज ग्रुप भी देख लें, किस किस एज ग्रुप के लिए क्या क्या एनेक्जर होता है। अब हमने एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर 3 के बारे में आप लोगों को बताया। आप एनेक्जर 2 के बारे में भी समझ लो, 2A के बारे में, एनेक्जर 2A के बारे में आप समझ लो, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। एनेक्जर 2A जो है वो माइनर चाइल्ड के लिए है और ये चाइल्ड के बिहाफ पे सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह से काम करता है, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन तब काम करेगा, इस 2A को आप तभी लगाओगे जब आपके ऑपरेटर के साइड से मिस्टेक हुआ हो। बच्चा का आधार आपने बनाया और बनाते वक्त आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया, आपके साइड से आप ओके हो, अपने साइड से अपने बच्चे का आप आधार कार्ड बनाया, आपने बनाते वक्त अपने बच्चे का नया आधार बनाते वक्त आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया यानी कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट दिया, और ऑपरेटर के साइड से मिस्टेक हो गया एंट्री करने में, तो आप इस केस में एनेक्जर 2A लगा सकते हो। और एनेक्जर 2A इसमें लीगल जो गाइडन होंगे वो लगाएंगे, वही साइन करेंगे यहाँ पे और वही फॉर्म फिलअप करेंगे। तो मतलब एनेक्जर 2A जो है वो समझ लो आपकी पेरेंट्स के द्वारा जो है वो डीओबी जो है वो पहले सही दिया गया था, वैलिड दिया गया था, पर ऑपरेटर की तरफ से वो गलत एंट्री हो गया, मिस्टेक से हो गया। तो इस केस में आप 2A लगा सकते हो माइनर के केस में। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सर कैंसिल कराने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। नए SOP के अकॉर्डिंग जो है आपको बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप कैंसिल करा भी नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप सेम BRN नंबर के साथ आपको दोबारा जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट रीजनरेट या करेक्शन कराना पड़ेगा। जैसे सेम रजिस्ट्रार पर आपको, जैसे आप जहाँ से भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए हो, सपोज आप नगर निगम से बनाए हो, नोटिफाइड एरिया से बनाए हो, या आप किसी हॉस्पिटल से बनाए हो, तो आपको
सेम BRN नंबर पे वहाँ पे रजिस्ट्रार से जाकर के आपको बात करनी है। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है, आप लास्ट टाइम में जो भी बर्थ सर्टिफिकेट डाला था, चाहे वो फेक हो चाहे जो भी हो, लेकिन आपको सेम BRN नंबर पे बनाना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। तो UIDAI का न्यू पॉलिसी है, वो कहता है कि आप रजिस्ट्रार से सेम BRN नंबर पे आप जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, और उसमें डेट ऑफ बर्थ आपको कुछ भी करेक्शन कराना हो पर BRN नंबर जो है वो सेम होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ पे जो BRN नंबर होता है वो आजीवन एक ही होता है, वो चेंज नहीं होता है कभी। अब हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पे। तो गाइज यहाँ पे SOP के हिसाब से हम नोटराइजेशन के पॉइंट को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नोटरी करने में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। थोड़ा सा हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि SOP के हिसाब से एफिडेविट को नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है उस पर लिखना पड़ता है। तो मिनिमम वैल्यू जो स्टाम्प पेपर का आप यहाँ पे लगाएंगे वो 10 रुपये का लगाएंगे, और इससे ऊपर आप जा सकते हैं, पर मिनिमम जो है 10 रुपये का आपको बताया गया है। SOP में साफ साफ लिखा हुआ है। आपको अपना आधार नंबर, सही DOB और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डिटेल के साथ एफिडेविट में आपको मेंशन कराना होगा। स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट लिखने के बाद आपको नोटरी ऑफिस में आपको पेपर पे साइन करना होगा। आप जैसे ही साइन करते हो नोटरी उसको अटेस्ट कर लेगा। अटेस्ट करने के बाद आप वो सील एंड सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद जैसे ही वो सील एंड सिग्नेचर करता है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट आपका जाकर के रेडी हो जाता है, और आप जो है UIDAI के एनेक्सर के साथ आप जो है इसको सबमिट करना होता है। आप नोटराइज्ड कैसे करोगे ये मैंने इस वीडियो में आपको क्लियरली समझाया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे मैंने लगभग सारे पॉइंट्स को क्लियर करा है। अभी क्या है कि SOP लोग पढ़ नहीं रहे हैं बढ़िया से और समझ में नहीं आ रहा है, तो दिक्कत हो सकती है उनके साथ। मैंने SOP का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप SOP का पूरा PDF भी डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। उस SOP के साथ ही अटैच किया गया है फॉर्म को, सारे एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, सारे एनेक्सर आपको SOP के PDF में ही आपको मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे लगभग मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। आप अगर वीडियो को पूरा नहीं देखें तो आपको प्रोसेस हो सकता है आधा अधूरा समझ में आए, तो आप पूरा वीडियो को देखें और सारे एनेक्सर के बारे में पहले आप प्रोसेस DOB क्रॉस लिमिट का प्रोसेस करने से पहले आप सारे एनेक्सर के बारे में समझ लें, क्योंकि क्रॉस लिमिट सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, पर सभी का रीजन अलग अलग है, सभी का सिचुएशन अलग अलग है। तो रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे UIDAI का अलग अलग एनेक्सर दिया गया है, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है किस एनेक्सर किसके लिए यूज होगा। तो इस वीडियो को आप केयरफुली अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा किस एनेक्सर को हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।